उसके बाद एक और बड़ा महारत्न कंपनी था जो दोनों बाहें फैलाए आपको आमंत्रित कर रहा था कि आइए हमको ज्वाइन कीजिए। आप जैसे टैलेंटेड लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो था कोल इंडिया। इन वालों को सिलेबस कंप्लीट करने का जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। जो AIR 1 ला रहा है वो 58.33 मार्क्स में AIR 1 ले आ रहा है। कोलकाता काफ़ी खूबसूरत सिटी है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगा होगा कोलकाता को आपको अपनाने में या आपने कोलकाता को अपनाने में। ऑल इंडिया रैंक 15th लाया है और 20 लाया है, तो ऐसा नहीं कि तुक्के में किसी का 15th रैंक या 20 रैंक आ जाता है। आने वालों के लिए NIT रायपुर काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है, हमेशा से ही अच्छा रिजल्ट देते आया है। कंपेरिजन में आप सेलेक्टिव जाते हैं तो कम चीज़ पढ़ना पड़ेगा, उसको रिटेन और रिवीजन प्रॉपरली आप कर पाएंगे। और आप ब्लास्टिंग के बारे में बता सकते हैं कैसा वहाँ ब्लास्टिंग होता था, कितना डाया को होल्ड करते थे, कितना उसमें चार्ज करते थे, अगर कुछ भी आइडिया होगा तो। उसके बाद फिर आपने NTPC ज्वाइन करा, राइट? तो क्यों आपने HCL छोड़ के NTPC, दोनों तो PSU ही था, क्या रीज़न था जो NTPC की तरफ जो आपको अट्रैक्ट किया? ये है जो आपको फाइनल टच देता है, फिनिशिंग देता है, आपका ओवरऑल रिवीजन का काम मॉक टेस्ट करवा देता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम मॉक टेस्ट, क्या काम आपको दिया गया, क्या आपका डे टू डे रूटीन वर्क रहता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपका NTPC के अंदर में। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है शैलेश कुमार त्यागी, जो कि आगरा यूपी के रहने वाले हैं। NIT रायपुर के पास आउट है, जिनका गेट 2022 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 15, जबकि गेट 2023 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 20 लगा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं शैलेश कुमार त्यागी जी के बारे में कि आगरा से NIT रायपुर और फिर NIT रायपुर से NTPC तक पहुंचने का इनका सफर कैसा रहा है। हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से, हर वो चीज जो आप एक NTPC एग्जीक्यूटिव के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शैलेश जी, आपका माइनिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि ब्रीफली आप अपने आप को हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सर। मेरा नाम शैलेश कुमार त्यागी है, जैसे आपने बताया। मैं बेसिकली आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा जो बेसिक स्कूलिंग है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह से हुई है। जैसे कि मेरा जो प्राइमरी स्कूलिंग कलकत्ता से हुआ है, सनशाइन एकेडमी। फिर मेरा जो सेकेंडरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन भीटा जो पटना में, वहाँ से हुआ। फिर मेरा जो हाई स्कूल और 12th हुआ है आगरा से। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज NIT रायपुर से अपना बीटेक खत्म किया 19 से 23 बैच, 23 पास आउट हूँ मैं अभी। और अभी मैं करेंटली NTPC लिमिटेड में एज अ ET पोस्टेड हूँ हजारीबाग में, झारखंड में। और इससे पहले मैं हिंदुस्तान कॉपर में काम कर चुका हूँ 6.5 महीने के, मतलब 6.5 मंथ कह रहा हूँ। ओके, एक लंबा चौड़ा जर्नी आपका रहा है। मेन तो आपने स्कूलिंग ही बताया कि मल्टीपल स्कूल से आप पढ़े हैं। ये मल्टीपल स्कूल से पढ़ने का रीज़न क्या है कि जनरली आदमी एक स्कूल में जाता है, उसका पूरा पढ़ाई कंप्लीट करता है? ये मतलब स्कूल तो इससे ज़्यादा थे, मेन कारण यही है, मेरे पिताजी BSF से रिटायर्ड हैं, तो उनका जैसे जैसे पोस्टिंग होता है, लोकेशन चेंज होता है, हमारा स्कूल चेंज होता है। अच्छा, तो ये तो बड़ा मुश्किल होता रहा होगा, नए जगह में गया, नए जगह का फिर कल्चर अडॉप्ट करना या उसी स्कूल के हिसाब से ढलना। हाँ, दिक्कत तो होता है। मेन दिक्कत क्या होता है कि आप जब मैं पहली बार कलकत्ता गया तो सबसे बड़ा दिक्कत ये था, लैंग्वेज बैरियर। अब आप अच्छा। मैं मतलब 7 साल का बच्चा जो एकदम हिंदी बोलने वाले एरिया से है, जहाँ बंगाली पता ही नहीं कि उस एज में व्यक्ति को पता नहीं होता कि दूसरा लैंग्वेज भी होता है। उसमें मैं सीधा कलकत्ता गया तो स्कूल में उस समय काफी डिफिकल्ट हुआ, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। फिर जो चेंज बार बार पे चेंज होता है तो फिर आदमी चेंजेस के भी तो एडॉप्ट करने में आदी हो जाता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता। इनिशियली काफी दिक्कत हुआ था। वैसे कोलकाता काफ़ी खूबसूरत सिटी है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगा होगा कोलकाता को आपको अपनाने में या आपने कोलकाता को अपनाने में। तो अच्छा है, इसको अगर ऐसे लें तो दिक्कत हुआ होगा नए जगह में नया कल्चर नया लैंग्वेज अडॉप्ट करने में, और अगर पॉजिटिवली लो तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है कि लाइफ की स्टार्टिंग पीरियड में ही, जैसे हम जैसों की बात करें तो हमने 12th के बाद में बाहर का दुनिया देखा, अदरवाइज में गांव से बाहर निकले नहीं थे। गांव से बाहर का दुनिया बिल्कुल नहीं पता, गए भी तो मम्मी पापा के साथ गए, बाहर कुछ नहीं देखा था। कम एज में आप मल्टीपल जगह में मल्टीपल लोगों से मिले, उसका लाइफ लॉन्ग वो लर्निंग काम आने वाला है।
आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा शैलेश कि जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी बीएसएफ में थे, तो रहता ना कि पिताजी अगर आर्मी में है तो हमारा भी झुकाव कहीं ना कहीं उधर ही हो जाता है। सिर्फ आर्मी नहीं कि पिताजी अगर टीचर है तो टीचिंग लाइन में झुकाव हो जाता है, लॉयर है तो लॉयर की तरफ हम जाने लग जाते हैं, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरफ जाने लग जाते हैं। तो आपका इंटरेस्ट आर्मी में नहीं आया? मेरा मैं सच बताऊँ तो मेरा आर्मी में फोर्सेस में जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कभी नहीं रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से लोगों को ये सब जॉब्स काफ़ी फैसिनेटिंग लगती हैं दूर से देखने में। लेकिन जब आप करीब से उन जॉब्स को आप देखते हैं तो आप अज्यूम करिए कि आप कहीं पे हैं, आपके पिताजी कहीं पे हैं, तो वो एक स्टार्टिंग से था कि फोर्सेस में नहीं जाना है। वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है मेरे को मतलब मेरे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इन सब आर्मी के लिए, पर हम्म। मेरे को पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे पिताजी ने कभी बोला भी नहीं कि तुमको फोर्सेस में जाना है। उन्होंने बोला कि फोर्सेस वोर्सेस को छोड़ के जो अच्छा और जो तुम कर सको वो करो, तो बेस्ट के लिए ट्राई किया है। ओके ओके, तो बेसिकली ठीक है। तो इसका मैंने एक प्लस पॉइंट बताया कि घर में अगर कोई बड़े या पिताजी जहाँ पे है तो बच्चा अपने आप उधर जाने का कोशिश करता है। लेकिन माइनस चीज भी ये है कि घर में अगर कोई है तो उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ निगेटिव चीजें भी हमको पता पता रहती है कि लोगों को दूर से आर्मी जो है फैसिनेटिंग लग रहा है कि अच्छा लाइफ है, जैसा भी है जो भी है, बट अंदर की क्या बातें हैं वो घर वालों को ही पता होती है। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ नेगेटिव भी पता था, और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं ठीक है, दूसरा करियर अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं अगर उधर ज़्यादा रुझान नहीं बन रहा है तो। ठीक है, आगे जैसा आपने बताया कि ग्रेजुएशन का जो आपका हुआ है एनआईटी रायपुर से हुआ है, और माइनिंग वालों के लिए एनआईटी रायपुर काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है, हमेशा से ही अच्छा रिजल्ट देते आया है। तो जो आपने जो गेट का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम कब दिया, कैसा आपका रिजल्ट रहा, कि उसके बारे में थोड़ा बताइए। गेट का मैंने जब मैं थर्ड ईयर में था 2022 में, तब मैंने पहली बार गेट का एग्ज़ाम दिया था। हम्म। उसमें मेरा मतलब ऑल इंडिया रैंक 15 भी आया था गेट में। तो हम्म। उसका मतलब जो भी है ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वह पढ़ के और एक एक और सॉल्व करके कर लिया। अच्छा, तो 2022 में आपका 15th रैंक लगा था या फर्स्ट अटेम्प्ट था? आप हाँ 2022 फर्स्ट बैच से ही अटेम्प्ट पास था। आउट मैं है क्या? थर्ड ईयर में था। थर्ड ईयर में उससे एक साल पहले ही शायद थर्ड ईयर वालों को एलिजिबल किया था कि थर्ड ईयर में वो भी गेट दे सकते हैं। अच्छा, थर्ड ईयर में ही आपका 15th रैंक आ गया था, देन फिर फोर्थ ईयर में क्या आया? मेरा फोर्थ ईयर में 20 रैंक था। क्यों ये डिग्रेड क्यों हुआ? आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे क्या? नहीं यार, ये 15 रैंक तो ऐसे ही आ गया थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या ही है। मतलब ये भी कह सकते हैं। और देखिए मतलब न, मैंने फोर्थ ईयर में मैं थोड़ा मस्ती में और जॉब लग चुका था मेरा। एक तो हिंदुस्तान कॉपर में पीएसयू में जॉब लग चुका था, तो एक उसमें फ्री था मैं। और अच्छा। बहुत ही बचकानी मिस्टेक, मैंने 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके बैठ गया मैं। मैंने ऐसा जैसे अच्छा। 1/3 की वैल्यू 0.66 लिख देना, ये सब छोटी छोटी गलतियां मैंने मतलब जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा। में काफी की तो। अच्छा। अच्छा, तो ठीक है, ओवरऑल जैसा भी हो, अब देखो आपने अगर ऑल इंडिया रैंक 15th लाया है और 20 लाया है, तो ऐसा नहीं कि तुक्के में किसी का 15th रैंक या 20 रैंक आ जाता है। जो गेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, आपने तैयारी तो करा होगा नो डाउट, जितना भी करा, जो भी करा, जैसा भी करा। आप कुछ बताना चाहेंगे गेट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए, क्या उनका स्ट्रेटेजी हो सकता है थर्ड ईयर के साथ या फोर्थ ईयर के साथ? क्या चीज़ें हैं जिनको वो प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करें, किस तरह का उनका प्लानिंग हो? गेट में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं जो जो कि ज्यादातर मतलब लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि वो गेट एक तो एक हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं है। दूसरा गेट है वो आपका मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा आता है थ्योरी से। तो ज्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे मतलब स्टूडेंट देखे हैं जो थ्योरी के पीछे पड़े रहते हैं, एकदम थ्योरी के पीछे लगे रहते हैं। तो मतलब उनको ये न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे आप तो सर मेन स्ट्रीम में है, आपको पता ही होगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। तो एक मेरा एप्टीट्यूड, एक तो प्लस पॉइंट एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग था। तो आपका अगर एप्टीट्यूड है तो 15 नंबर तो आप वहां से भी ला सकते हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकल को ट्राई करिए। और जो चीजें ज्यादा है मतलब हेक्टिक वाली है, जैसे कि जियोलॉजी है, अगर आपके पास कम समय है तो आप जियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे आप उनको गैस करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
और नहीं होना होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि जियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार के आप सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करके सिलेक्टिव स्टडी करके भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मैंने अपने जितने भी दोस्तों को बताया उन सबका ये जो अपना स्ट्रेटेजी अंडर 50 रैंक आ ही गया ज्यादातर लोग का। ओके, बेसिकली सेलेक्टिव जा सकते हैं क्योंकि गेट का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। सब कुछ करने जाएंगे तो सब कुछ को पढ़ना एक बात, उसका प्रॉपर रिवीजन और उतने सारी चीज़ को स्टोर करना। उसके कंपैरिजन में आप सेलेक्टिव जाते हैं तो कम चीज़ पढ़ना पड़ेगा, उसको रिटेन और रिवीजन प्रॉपरली आप कर पाएंगे। और क्वेश्चंस लगभग लिमिटेड पोर्शन से ही आते हैं। खासकर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वही घिसे पिटे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट रिपीट हो ही रहे हैं। रही बात थ्योरी वाला पोर्शन की, तो बहुत अच्छा पढ़ लेंगे तब भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि थ्योरी वाला क्वेश्चन आपसे बन जाए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आता है। हाँ, वो कहीं से भी अच्छा। मतलब कुछ आप श्योर उसमें नहीं हो। न्यूमेरिकल आप अच्छे से ट्राई किए हैं तो आप ये मतलब एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक हाँ, और टेस्ट सीरीज आप किसी भी उसका लीजिए, मतलब टेस्ट सीरीज लेना मतलब काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप तलवार के बारे में कितना भी जान लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप तलवार चला नहीं पाएंगे। ये तो एग्जैक्टली वो मॉक टेस्ट ही है जो आपको फाइनल टच देता है, फिनिशिंग देता है। आपका ओवरऑल रिवीजन का काम मॉक टेस्ट करवा देता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम मॉक टेस्ट से हो जाता है, फिर अपनी गलतियों को पहचानने का मौका, सुधारने का मौका मॉक टेस्ट से ही मिलता है। अदरवाइज जब तक आप, जो तलवार का आपने एग्जाम्पल दिया, मैदान में उतरे ही नहीं है, तलवार चलाए ही नहीं है, तो आप कितने भी तलवार को देख लीजिए, उसको चलाने का तरीका आप पढ़ लीजिए, मैदान में उतरेंगे नहीं या उतर के देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी आपके वर्क लाइफ के बारे में जानते हैं कि ठीक है, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हुआ कि आपका स्कूलिंग, कॉलेज में कैसे थे, कैसे गेट का तैयारी करा, आगे जहाँ से आपका 2022 में गेट में अच्छा रैंक, 22 का तो एक नहीं, एक्चुअली 23 से ही आपने ज्वाइन करा होगा, क्योंकि 22 में तो आप थर्ड ईयर में थे। तो फिर वर्क लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि HCL जो आप बता रहे हैं कि प्लेसमेंट आपका लग गया था, वहाँ आपने कितना टाइम काम करा और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर में मिला था? हिंदुस्तान जो कॉपर में मेरा हुआ था वो गेट 2022 के से ही हुआ था मेरा। अच्छा। वो PSU ही है वो भी, तो उसमें वो गेट से ही लिया था उन्होंने। लेकिन वो एकमात्र ऐसा PSU था जिसने मतलब जो फाइनल ईयर में अपेयरिंग स्टूडेंट थे उनको अलाउ किया था। तो उसका एक अच्छा। बेसिक सा इंटरव्यू हुआ था कोलकाता में जाके। तो सबसे पहला मतलब मेरा इंटरव्यू था, तो वो बहुत ही मतलब बचकाने सवाल उन्होंने, जैसे कि अ, कहाँ रहते हो, कलकत्ता कितना घूमा है, और क्या तुम्हारी हॉबीज है, मतलब कुछ टेक्निकल नहीं। 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, एक टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, इंट्रोडक्शन तक नहीं पूछा उन्होंने, ऐसे ही कर दिया। उसके बाद मैंने जून में ज्वाइन किया था, जून 2023 में। वहाँ ज्वाइन करने के बाद 3 महीने जो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है उसमें ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ 2 महीने के बाद, आई थिंक 2 ढाई महीने के बाद। तो ब्लास्टिंग डिपार्टमेंट मेरे को अलर्ट हुआ था। तो मेरे सीनियर मैनेजर, उसके बाद मैं था उसमें। तो फिर हम लोग जो हैवी ब्लास्टिंग, चार्जिंग वार्जिंग पूरा वहाँ पे देखते थे। उसके बाद करीब 6.5 महीने करीब मैंने काम किया, जिसमें से 1 महीना नोटिस पीरियड का था। नोटिस पीरियड तो ऐसे ही कट जाता है, उसमें काम क्या ही होता है। बाकी वहाँ ओवरऑल सब हम्म। कुछ ठीक था, मतलब सही है ऑर्गेनाइजेशन एक। ठीक है। तो HCL में ठीक है, आपने 6-7 महीना जो भी काम करा उसमें एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिला था वो 3-3.5 महीने का मिला था। ब्लास्टिंग का जैसा आपने बताया कि एज ए ब्लास्टिंग इंचार्ज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो उसमें भी आपके सीनियर भी थे। आप ब्लास्टिंग के बारे में बता सकते हैं कैसा वहाँ ब्लास्टिंग होता था, कितना डाया को होल्ड करते थे, कितना उसमें चार्ज करते थे, अगर कुछ भी आइडिया होगा तो व्यूअर्स को कि HCL में कैसा ब्लास्टिंग होता है? देखिए वो मैं तो पूरा उस लगभग जो हैवी ब्लास्टिंग नहीं देखता था, तो पूरा वैसे मेरे को आइडिया है। तो उसमें बेसिकली एक वो 60 मीटर के स्टोप होते थे, मतलब वहाँ के जो स्टोप की हाइट होती थी वो 60 मीटर के अराउंड होती थी। और वहाँ लॉन्ग होल सब लेवल स्टोपिंग था। तो अच्छा। तो जैसे 0 मीटर लेवल वाला जो स्टोप है उसका सब लेवल 52 मीटर पर, जो ऊपर के स्टोप से आपका 8 मीटर नीचे सब लेवल होता था। वहां से उसमें हम लोग 115 mm का होल ड्रिल करते थे, लॉन्ग होल। अच्छा, डायमीटर का। ओके। हाँ, 115 mm डायमीटर का लॉन्ग होल होता था। और नीचे आपका ट्रफ, मतलब ट्रफ होता है, जैसे अगर बेसिक अगर स्टोपिंग का मेथड होता है, जैसे कि नीचे का ट्रफ हम लोग ये वाला पहले तोड़ देते हैं फ्री फेस के लिए।
तो जो ट्रफ का चार्जिंग होता था हम एनफो लोडर के थ्रू मतलब जो 0 मीटर लेवल से जो हमारा क्या कहते हैं ट्रफ पॉइंट होते हैं, ड्रॉ पॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर हमारा एक ट्रफ कॉरिडोर होता है, उससे हम लोग अपवर्ड की तरफ एनफो लोडर से चार्ज करके पहले उसको हम फ्री फेस बनाते हैं। उसके बाद ओके। फ्री फेस बनने के बाद जो रिंग्स को बॉटम इनिशिएशन के जरिए पहले प्लगिंग करके, जैसे वर्टिकल रिक्रेटिंग मेथड होता है लगभग उसी तरीके से दो मतलब बारी में एक बार, जैसे आपका जो रिंग बचता था 40 मीटर, उसका 34 से 35 मीटर जैसे ओवर मतलब टूटने के बाद, तो उसका लगभग हाफ के अराउंड हम उसको चार्ज करते थे एक बार में, जैसे बॉटम से वायर से प्लगिंग करके। फिर एज अ बूस्टर हम लोग यूज करते स्लरी और एक्सप्लोजिव एनफो, उसके साथ हम लोग उसको फिल कर देते हैं, और अराउंड पर होल 7 से 8.5 किलो एनफो के अराउंड आता था पर मीटर। अच्छा। हाँ, तो अच्छा। एक रिंग में आपके स्टोव के अनुसार अलग अलग नंबर ऑफ होल्स है, मतलब होते थे, जैसे किसी में 18 है, किसी में 12 है, स्टोव की साइज है उसके हिसाब से। तो उसको फिर सरफेस से हम लोग जो ब्लास्टिंग का हैवी ब्लास्टिंग का टाइम होता है उस समय हम सरफेस से उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये जो आप बता रहे हैं डेटोनेटर कौन सा यूज़ करते थे? आपने बता दिया बूस्टर के लिए आप स्लरी एक्सप्लोजिव बेसिकली था जो बूस्टर के लिए यूज हो रहा था, बाकी 80 मीटर के एनएफओ से कार्टून ब्लास्टिंग हो होता रहा था। डेटोनेटर इसमें कौन सा लगा है, रहे थे? इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज करते थे, डिले डेटोनेटर। इलेक्ट्रिक ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अच्छा है, एक एक्सपीरियंस आपको मिल गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का भी। उसके बाद फिर आपने एनटीपीसी ज्वाइन करा, राइट? तो क्यों आपने एचसीएल छोड़ के एनटीपीसी, दोनों तो पीएसयू ही था, क्या रीज़न था जो एनटीपीसी की तरफ जो आपको अट्रैक्ट किया? ये थोड़ा सा मतलब इसका सिंपल सा जवाब है कि वो E1 ग्रेड पे था। यहाँ रेगुलराइज होने के बाद E2 ग्रेड पे रहेंगे, तो अच्छा मैं यही कारण था, और कुछ अच्छा। खास कारण नहीं। बाकी ऐसा फैसिलिटी वगैरह या वर्क कल्चर में ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं, डिफरेंस नहीं था? एनटीपीसी एचसीएल से तो काफी ज्यादा फैसिलिटी देता है वो। महारत्ना और अच्छा मिनी रत्ना का तो बहुत फर्क है। अच्छा। तो अभी बेसिकली आप सेटिस्फाइड हैं कि अच्छा हुआ एचसीएल छोड़ दिया मैंने, एनटीपीसी आ गया, राइट डिसीजन था? पेमेंट तो ये एक तरफ है, बाकी सारी चीज़ें भी बेहतर है, ऐसा है? ये रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाहिए, पर मेरा और मेरे रूममेट दोनों का एचसीएल में हुआ था, तो हम्म। हम लोग ज्वाइन ही ये सोच के किए थे कि उसको छोड़ देंगे। अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, होता है, अभी हर किसी का रहता है यार, प्लेसमेंट में हुआ है, जॉब लगा है, हर कोई चाहता है ना कि पहला जो भी जॉब लगे उसको ग्रैब करो। ऐसा थोड़ी कि किसी जॉब लग गया फिर भी मैं घर में बेरोजगार रहूंगा कि मुझे एनटीपीसी में जाना है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक का माइंड सेट रहता ही है, तो ऐसा कुछ बड़ा या बुरा काम कर दिया एचसीएल को छोड़ के ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, एक और सवाल आता है कि आपका एनटीपीसी में तो हो गया, उसके बाद एक और बड़ा महारत्न कंपनी था जो दोनों बाहें फैलाए आपको आमंत्रित कर रहा था कि आइए हमको ज्वाइन कीजिए, आप जैसे टैलेंटेड लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो था कोल इंडिया। तो कोल इंडिया क्यों नहीं गए आप? एनटीपीसी छोड़कर कोल इंडिया भी तो जा सकते थे, क्या रीज़न है कोल इंडिया नहीं जाने का? इसका सबसे मेन मतलब रीजन यही है कि एक तो मैं भी बता रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर से मेरे को भी कोल इंडिया जाने का ही बहुत सवाल था मेरे ऊपर कि मैं कोल इंडिया ही जाऊँगा। लेकिन जब आप अंडरग्राउंड जाते हैं, मतलब माइंस में एक्चुअल में जाते हैं, हम लोग कोरोना काल के तो ग्रेजुएट हैं, तो माइंस वाइंस हमने देखा नहीं था सबसे पहले। तो हम्म। एचसीएल में जितने भी लोग थे सीनियर, मैंने मतलब माइंस मैनेजर से लेके एक लोअर मतलब ग्रेड का एक मेट तक, सब बोल रहे थे कि कोल इंडिया मत जाओ, एनटीपीसी चले जाओ। और एनटीपीसी क्या है कि अंडरग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा इसका कल्चर, वर्क कल्चर कोल इंडिया से थोड़ा सा अच्छा मतलब बेहतर है। अ, हम्म। तो वही है कि थोड़ा शांति के खोज में थोड़ा पैसा कम चलेगा, तो आगे। अच्छा। और इसका तो सबसे बेसिकली मेन आपको, कारण कोल इंडिया ही है। अगर कोल इंडिया डिले नहीं करता तो एनटीपीसी पहले आता नहीं और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, मतलब पहले एनटीपीसी ने रिक्रूटमेंट कर लिया, उसके 4-5 महीने 6 महीने बाद में कोल इंडिया का आया था, एक लंबा गैप था जो कहीं ना कहीं दिमाग जो है बना देता है, माइंड बना देता है कि नहीं भाई नहीं छोड़ना, अभी सब सही है, सेटल हो गए हैं। ठीक है, मतलब कोल इंडिया बेसिकली लोग जो चूज करते हैं, एक बड़ा रीजन जो रहता है एक पे स्केल का है। एनटीपीसी E1 में ज्वाइनिंग देता है, कोल इंडिया E2 में ज्वाइनिंग देता है। माइनिंग वाले हैं तो उनको कोल इंडिया दिखता है कि माइनिंग का कोर कंपनी है, यहाँ पे
जो प्रमोशन के चांसेस या कैरियर अपॉर्चुनिटी के जो चांसेस है कोल इंडिया में ज़्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंस है, 400 से ऊपर माइंस है। हर माइंस के लिए आपको सब एरिया मैनेजर फिर जीएम भी वहाँ के लिए चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनटीपीसी। तो ये बेसिक बेसिक सा चीज़ दिखता है। मेन जो चीज़ दिखता है कि जिसका घर कोल इंडिया 8 स्टेट में फैला है, तो हर कोई चाहता है मैं घर चले जाऊँ। तो अगर कोई छत्तीसगढ़ का है उसको तो एनटीपीसी कुछ भी दे नहीं जाना भाई, घर जाएंगे। कोई कोलकाता का ईसीएल जाना है भाई, ठीक है घर के नज़दीक रहेंगे, तो बड़ा रीज़न रहता है। तो आपका घर कहाँ है? आप आगरा ही आपका, क्योंकि आप जो लोकेशन बताया मैं आपका घर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि कुछ टाइम आप कोलकाता में रहे, कुछ टाइम आप आगरा में मेरा रहे। जो घर है वो मैंने जैसे इनिशियली बताया, मैं आगरा उत्तर प्रदेश का ही हूँ। तो अच्छा। हाँ, तो मेरे एक कारण ये भी था कि जब मैं सोच रहा था कि मेरे को कोल इंडिया जाना है कि एनटीपीसी जाना है, तो ये था कि मेरे लिए दोनों ही लोकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे लिए तो अच्छा। कोई भी लोकेशन में मैं कहीं भी जाए, मेरे को जैसे एनसीएल अलॉट हुआ, एनसीएल जाता हूँ या फिर एनटीपीसी में जाता हूँ, तो मेरे लोकेशन तो वो दूर ही रहेगा। तो फिर मैंने सोचा जो हम्म। अच्छी जगह है वहाँ थोड़ा सा, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा अच्छा जगह है, वहाँ जाना चाहिए। तो नो ये डाउट, मेरा सोच था, आदमी तो मैं कमाता इसीलिए है कि घर परिवार को सही सलामत रख सके, और उसको अगर हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से हो पा रहा है, तो पैसा कुछ खास मैटर नहीं करता। और एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, और हर कोई अपना चाहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि हमेशा एनटीपीसी गाली खाते रहेगा कि लोग बाग छोड़ के कोल इंडिया जा रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड वो भी सुधारेगा। और सुधारेगा क्या बोल रहा हूँ, तो जो एनटीपीसी में है, जो 1-2 साल रह चुका है, वो एनटीपीसी के बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक ही देता है। वहीं पे कोल इंडिया में भले मैं हूँ, कोल इंडिया में रहने वाला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैलरी ठीक ठाक है, घर के पास हूँ, इतना ही सेटिस्फेक्शन। अदरवाइज जॉब से बहुत ज़्यादा कोल इंडिया वाले तो कम से कम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो अच्छा है, दोनों के प्लस है माइनस है। और आपने जो भी चूज़ करा एनटीपीसी, खुश है, इतना काफ़ी है। आगे मैं आपसे एनटीपीसी के बारे में ही जानना चाहूँगा कि जो आप अभी वहाँ पे हैं, क्या काम आपको दिया गया, क्या आपका डे टू डे रूटीन वर्क रहता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपका एनटीपीसी के अंदर में। यहाँ पर मैं टोटली ऑफिस वर्क में ही हूँ। यहाँ पे मैं R&R डिपार्टमेंट में हूँ, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर ओके। माइंस नई है, तो अभी एलए और R&R अभी प्रोसेस में ही है। तो ओके। मेरा बेसिकली उसमें यही रोल है, जो एसेट जितनी जो भी हमारे यहाँ के जो पीएपीज होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस, उन हम्म। अगर डिटेल में जाऊँ तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनका वैल्यूएशन से लेके पेमेंट तक का प्रोसेस मेरे अंडर में होता है, जो मेरा सेक्शन है उसमें होता अच्छा, तो ये भी माइनिंग वाले देखते हैं क्या यार? ये सब तो है। नहीं, अलग से अभी डिपार्टमेंट है पर। अभी मैन पावर नई माइंस से मैन पावर थोड़ा शॉर्टेज, तो और अच्छा। एनटीपीसी का ये कहीं पे भी आप किसी भी, आप किस स्टेट से मैटर नहीं करता आपको। वो पावर प्लांट में एक फाइनेंस वालों को सेफ्टी में वो रोटेट करते रहता है, वो सबको ऑलराउंडर बनाता है, इतना मेरे को यहाँ आके पता अच्छा। चल गया है। तो आप किस अच्छा, से मतलब ऐसा हैं, नहीं, आप मैनेजर हैं ऐसा आप। नहीं क्रिकेट की तरह कि आप बॉलर है तो बॉलिंग ही करेंगे, बैट्समैन है तो बैटिंग ही करेंगे। ऐसा यहाँ कुछ पे बोलते नहीं नहीं, है, सबको सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ सब अच्छा कुछ। है। हम्म। और अच्छा है एनटी सलीस। एनएमएल अभी काफी, मतलब एनटीपीसी का नया सब्सिडरी है जो अभी मतलब सबको नहीं पता है, वो एनएमएल, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। तो अभी अगर कोई अगर देखना चाहता है तो हम लोग भी अच्छा खासा एक्सपेंड कर रहे हैं, और आगे 2030 तक हम बीसीसीएल से भी ऊपर चले जाएंगे नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा कोल जाना भी चाहिए। प्रोडक्शन और में। तो ये एनटीपीसी एक अच्छा काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट लोगों के मेकिंग लिए कंपनी है। है, और प्रमोशंस भी होंगे। बहुत भीड़ नहीं है यहाँ पे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ऊपर पूरा खाली है, तो आपको हम्म। प्रमोशन तो होगा ही। अच्छा है। आई होप आपका डिसीजन अच्छा ही साबित हो। और नो डाउट जो नया सब्सिडरी अगर स्टार्ट हुआ है तो उसमें तो और बहुत स्कोप है फ्यूचर में, क्योंकि जो पहले से सेटल्ड है वहाँ पे सेचुरेशन तो है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आगे बैठ रखे हैं। आपके यहाँ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से E6 E7 में मिलता है लोगों को। तो आपको इनिशियल पीरियड में ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है, मतलब ये कि तो मुझे समझ में आ रहा है कितना कमी है वहाँ हायर मैनेजमेंट की। तो अच्छा है। एक है ना, वो हायरार्की नहीं है जो ऊपर का, जैसे E6 के लेवल के ऊपर के लोग हैं जो एनटीपीसी से आए हैं नॉन माइनिंग बैकग्राउंड के। उसके बाद फ्रेशली दो बैच, एक हमसे सीनियर बैच और हमारा बैच ईटीज का है। जो हमारे सीनियर अब ईटीज नहीं रहे हैं बस बाकी, और बीच में कोई नहीं है, तो हायरार्की गैप है, तो वो समय के साथ फिल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन तो है आप ग्रोथ करने का। ओके।
ठीक है सलेस, काफ़ी कुछ है जो आपसे जानने मिला, आपके जर्नी के बारे में जानने मिला। आगे मैं एट लास्ट आपसे, जो गेट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अभी 50 दिन के आसपास का समय बाकी है, उनको आप क्या फाइनल टिप्स देना चाहेंगे? इन लास्ट के 50 दिनों में क्या चीज़ें हैं जिनको उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए? प्लीज़ गेट 2025 एस्पिरेंट को अपने वैल्यूएबल टिप्स शेयर कीजिए। 2025 जो आ रहा है, जो गेट है, उसके लिए सबसे, अब देखिए मेरा मतलब पढ़ने का टाइम अभी बस 10-15 दिन और है। अब 1 जनवरी से एक मंथ है, आपको जो जो भी ऐसा मतलब जो तैयारी करें उनको ये टारगेट लगाना चाहिए कि मैं ये हर एक दिन छोड़ के फुल टेस्ट, मतलब वो मॉक टेस्ट दें। अब वो जो पढ़ने लिखने का समय जा चुका है, आप साथ में रिवीजन करें और आप अपनी गलतियों से सीखें। जैसे आपने 1 तारीख को, ये स्ट्रेटेजी मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, मैंने ना कोई कोचिंग में किया और मैंने बस टेस्ट सीरीज ली थी। उसका क्या है कि उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सारे डले हुए थे, तो मैंने 1 से लेके 31 तारीख तक 16 फुल टेस्ट एग्जाम दिए थे। तो मैं ऐसा करता था कि 1 तारीख को मैंने एग्जाम दिया, तो मैं 2 तारीख को उसको एनालाइज कर रहा हूँ, पूरा देख रहा हूँ कि कौन सा मैं कौन सी जगह पे गलती कर रहा हूँ, फॉर्मूला मेरे को याद नहीं ये है। फिर मैंने 3 तारीख को दिया, 3 तारीख का मैंने टेस्ट पूरे दिन वही एनालाइज किया, 4 तारीख तक। ऐसे मैंने करीब 16 प्रीवियस ईयर के जो गेट के पेपर थे वो सारे एज अ मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। तो वो मेरे लिए काफ़ी, जैसे इनिशियली मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे, बाद में वो धीमे धीमे बहुत अच्छा मतलब स्कोर होने लग गया। तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कि अब आप पढ़ाई लिखाई जो भी रिवीजन अपना वाइंड अप करें और टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें जो भी। ओके, तो बेसिकली जितना ज्ञान आपने लेना था ले लिए। अब इन लास्ट के दिनों में उन ज्ञान को चेक करने का टाइम है कि भाई आपने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से सीखिए, समझिए, गलतियां अगर हो रही गलतियों को सुधारिए। सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। माइनिंग वालों को सिलेबस कंप्लीट करने का ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। जो AIR 1 ला रहा है वो 58.33 मार्क्स में AIR 1 ले आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं 40 नंबर का छोड़ के चल रहा है, या 40 नंबर का उनसे नहीं बन रहा है। बाकी ब्रांच में रहता है यहाँ पे आपको 80+ मार्क्स लाना है, तब जाके एक जॉब मिलेगा PSU में, तब समझ में आता है। यहाँ तो PSU के लिए आपको 30-35 नंबर, 40 नंबर चाहिए। 40 नंबर में तो आप अंडर 50 रैंक में आ जा रहे हैं। तो इतने में बहुत हड़बड़ाने का नीड नहीं है। लिमिटेड सिलेबस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ पूरा भी पढ़े, उन पूरे टॉपिक में भी आप सेलेक्टिव जा सकते हैं कि जो जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो अच्छा है, काफ़ी कुछ आपसे जानने मिला सैलेस। नो डाउट आपके टिप्स गेट 2025 एग्जाम एस्पिरेंट को मोटिवेट करेंगे, उनको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिखाएंगे। उसके अलावा जो 3rd ईयर वाले हैं, 4th ईयर वाले हैं, उनको भी काफ़ी कुछ है जो आपसे जानने या सीखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच अपने वैल्यूबल टिप्स हमारे बीच शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।